बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। आज 19 जनवरी है और दिन है पीर का। पाकिस्तान में एक लंबे अरसे के बाद सियासत वापस हुई है, सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और एक तातल था पाकिस्तान में। ऐसा लग रहा था कि सियासत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सियासत की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ मुलाकातें हुई हैं। महमूद खान अचकज़ई आज बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली से उनका खिताब भी आ चुका है, उसके अंदर उन्होंने जो गुफ्तगू की है और साथ ही साथ जो मुलाकात, अहम मुलाकात हुई है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PTI के सदर जुनैद अकबर के साथ, उस मुलाकात का जिक्र करेंगे, तज़किरा करेंगे। और इसके अलावा हम गुफ्तगू करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, सुहेल आफरीदी के इलाके में ऑपरेशन का मामला था, उनके खिलाफ पूरी कैंपेन हुई, सोशल मीडिया पर पूरा महाज गर्म हुआ, लेकिन अब उन्होंने उस महाज को संभाल लिया है और मुसलसल वो दौरे कर रहे हैं। आज भी वो बाड़ा में मुतासरीन के साथ मौजूद थे, उस पर भी बात करेंगे। और स्टार्ट में जो कराची का वाक़या है उस हवाले से मैं आपको अब तक की जो अपडेट्स हैं वो दे दूं, क्योंकि एक बहुत ही दिलखराश वाक़या और हर किसी की नज़र उसके ऊपर थी। कराची में इंसानी जात की वैसे पूरे पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कराची वालों की शायद ज़्यादा इसमें कसूर है कि वो कराची में पैदा हो गए हैं, क्योंकि आए रोज़ वहाँ पे कोई गटर में गिर के मर जाता है, कोई डकैती की वारदात में मारा जाता है और इस तरह के वाक़यात। और फिर जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे कराची में वो मतलब वहाँ पे कोई कानून नहीं है यार, कि जो मर्ज़ी जहाँ पे चाइना कटिंग हो, तजावज़ात हों, हर तरह की चीज़ें इस तरह कराची में होती हैं। बड़ा शहर है और वहाँ पे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। और अब तक जो कराची सानिया गुल प्लाजा है, इसमें हलाकों की तादाद 26 हो गई है, 73 अफराद अब भी लापता हैं। और सितम ज़रीफ़ी यह है कि इसमें जो अब तक की तफसीलात सामने आई हैं, यानी 10:14 रात 10:14 पे आग लगी एक दुकान के अंदर और 10:57 पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। 43 मिनट, पौना घंटा ताख़ीर से फायर ब्रिगेड पहुंची वहाँ पे। ये कराची की वहाँ की जो इंतज़ामिया है, ये कराची की जो मेयर हैं, उनके मुंह पर, यानी ये इससे बड़ा उनका जुर्म क्या हो सकता है कि पौना घंटा आग लगी रही और एक दुकान से फिर दूसरी दुकानों को लपेट में लिया और फिर देखते देखते पूरा प्लाजा लपेट में आ गया। और जब आग जब भड़क उठती है तो फिर फायर ब्रिगेड के बस में भी नहीं होता, और मतलब सैकड़ों लोग अंदर फंसे हुए थे। और ये एक तो ये मामला था। दूसरा इंपॉर्टेंट उसके अंदर इंकशाफ ये हुआ है कि ये जो गुल प्लाजा है, इसके जो नक्शा है 1998 में, इस नक्शे में मालिक ने ज़ाहिर लालच आ जाती है, जब आपका मुलाजा चल जाता है, दुकानों की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वैसे इसमें जो दुकानें मंजूर थी नक्शे के मुताबिक वो 1021 दुकानें उसकी मंजूरी हुई थी। लेकिन बाद में 1998 में जो मालिक साहब हैं उन्होंने 179 दुकानें और ज़्यादा और तामीर कर ली। और दुकानें कहाँ तामीर हुई? जो उसकी गुजरगाह थी, राहदारी थी, बाहर निकलने के जो रास्ते थे, यानी वो रास्ते खुले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ से पैसे कमाए जाएं और उन रास्तों के ऊपर उन्होंने मजीद 179 दुकानें मजीद बना ली। और उनको किसी ने नहीं पूछा, कोई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, कोई वहाँ पे हुकूमती इदारा हो जो उससे पूछे कि भाई ये जो राहदारी है यहाँ पे आपने दुकानें क्यों बनाई हैं। यही वजह बनी है जो अब तक की तफसीलात और तहकीकात सामने आई हैं कि जब आग लगी तो चूंकि रास्ते बहुत तंग थे और लोगों को निकलने में मुश्किलात हुई और लोग अंदर फंस गए। और सूरत हाल ये है कि अब 73 अफराद लापता हैं, 26 हलाकतें हो चुकी हैं। जो लापता हैं ज़ाहिर है उनके बचने के इम्कानात नहीं हैं। और ये तकरीबन 100 लोग इसमें जहाँ भाग हो चुके हैं, कई इसमें ज़ख्मी हैं जिनको रेस्क्यू भी किया गया है। और ये सब चीज़ जो है ये इनकी गफलत, इंसानी गफलत की वजह से हुआ है। और सिंध हुकूमत की ऑब्वियसली और पीपल्स पार्टी को इस पर जो है वो जितना भी उसको सलाम या लानतें आप जो भी कह दें तो वो पेश किया जाए, वो कम नहीं है। मेयर कराची वो वाक़े के 23 घंटे बाद कराची पहुंचे। एक तस्वीर आई जब वाक़या हुआ तो वो इस्लामाबाद की एक मकामी मार्केट में कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ये सूरत हाल है। और जैसे मैंने कहा कि इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है, ख़ास तौर पे कराची वालों की तो बिल्कुल भी नहीं है। और अफसोसनाक वाक़या है, आए रोज़ वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, सारी कोई खस्ता हाल है, कोई बिल्कुल जो कवानीन हैं बिल्डिंग्स के उनको पामाल करके वो बनाई हुई हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। वो तो पूरे मुल्क के ऐसे हालात हैं, कानून को तो घर की बांदी बनाया हुआ है और वो मर्ज़ी से जब चाहें उसको तब्दील कर दिया जाता है। तो ये बड़ा ही बदकिस्मत और दिलखराश वाक़या है। और जो वहाँ पे लोग, उनके प्यारे की तलाश में लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो मनाजिर देख के बहुत ही अफसोस होता है। और आए रोज़ पाकिस्तान में इस तरह के मनाजिर आते हैं। आप खैबर से कराची चले जाएँ, खैबर में वहाँ पे ऑपरेशन के नाम पे जिस तरह से लोग जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, और उनकी जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह पे हैं। वहाँ से फिर पूरे पाकिस्तान से निकलते हुए अब पंजाब चले जाएँ तो वहाँ किसानों की जो हालात हैं वो देख के बिल्कुल अफसोस और दुख होता है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उससे पहले हमारे दोस्त हैं फैज़ान अशरफ साहब, वो आलू के हवाले से उन्होंने कुछ एक स्टोरी पे काम कर रहे थे और उन्होंने तफसीलात बताई हैं। वो मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखूँगा कि जो आलू का काश्तकार है, गन्नम वालों के तो और हालात हैं, गोभी है वो लोग
जानवरों के आगे डाल रहे हैं। लेकिन जो आलू के काश्तकार की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता था किसी ज़माने में, और बल्कि कुछ अर्सा पहले तक, क्योंकि अब तो बॉर्डर्स बंद हैं, कीनों की एक्सपोर्ट रुकी हुई है जो अफगानिस्तान फिर सेंट्रल एशिया पे जाती है। इसी तरह आलू जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि आलू की जो प्रोडक्शन है वो मैं तफसीलात आपके सामने रखूँगा। मैं पहले ज़रा जो सियासी महाज है उसमें जो अब तक की जो अहम खबरें वो आपके सामने रखता हूँ। एक तो जब महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन हुआ, और अभी तक हर तरफ ये नॉइज़ रही है कि नवाज शरीफ ने नोटिफिकेशन कराया, जी नवाज शरीफ ने नोटिफिकेशन करवाया है। तो महमूद खान अचकज़ई एक तो आज फ्लोर ऑफ द हाउस, आज वो कराची से जब वापस पहुंचे इस्लामाबाद तो डायरेक्ट वो पार्लियामेंट हाउस गए। कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है और कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने खिताब किया, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मुझसे लोगों ने, प्रेस वालों ने भी पूछा कि क्या आपने नवाज शरीफ से रब्ता किया था कि आपको नोटिफिकेशन करवाया जाए। तो उन्होंने कहा मैंने ज़िंदगी में कभी किसी ओहदे के लिए किसी से रब्ता नहीं किया, और मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी को फ़ोन करके कहूँ कि जी मेरा नोटिफिकेशन करा दें। तो इस बात की उन्होंने तरदीद की है। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने खुद तो उनसे रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन जो उनका नोटिफिकेशन हुआ वो अयाज सादिक को नवाज शरीफ ने ही कहा था। और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी थ्योरीज बहुत सारी आनी शुरू हो गई कि ये नोटिफिकेशन करवाने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ के इससे पहले जो CDF के नोटिफिकेशन में उन ताख़ीर हुई थी तो उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक दरार तो पड़ गई थी। बहुत से लोगों ने उसके ऊपर खबरें भी दी, वीडियोज़ की, वीलॉग किए, और हुकूमत के जो करीबी साफ़ी हैं वो ये बात करते रहे। फिर मामला गुजर गया। अब ये दूसरा ऐसा मामला है जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर एक ऐसे शख्स को अपोजिशन लीडर तैनात करवा दिया है कि जो बिल्कुल उनके लिए नाकाबिल कबूल है। तो यही वजह है कि ये उसमें इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो ताल्लुकात हैं मुस्लिम लीग नून के, अच्छा इसमें जो सिविल मिलिट्री हुकूमत के सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बात हम नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, यानी जो सरबराह है नवाज शरीफ, उनकी चीज़ें उनकी मर्ज़ी से नहीं हो रही। और अब 28वीं तरमीम की जो तलवार हुकूमत के ऊपर, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर जो लटकाई जा रही है, उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इनके लिए बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल हैं, और उससे पहले वो अपने सफाराई करना चाहते हैं। और एक रास्ता उनको महमूद खान अचकज़ई की सूरत में मिला है कि अगर इमरान खान के साथ वो किसी चीज़ के ऊपर इंगेज कर सकते हैं तो वो महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए कर सकते हैं, और ये रास्ता उन्होंने ओपन रखा है, खोला है। लेकिन जहाँ पे उन्होंने रास्ता खोला है तो जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरा फ्रीक है, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने भी कोई ना कोई रास्ता जो है वो तो निकालना है। अगर उनको ये खबर हो कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इकट्ठी होने जा रही हैं तो ये चीज़ तो उनके लिए नाकाबिल कबूल है, तो उन्होंने भी अपने लिए कोई इंतजामात तो करने हैं। अच्छा, पिछले गुज़श्ता हफ्ते ये खबर वैसे सिद्दीक जान साहब ने दी थी कि जुनैद अकबर से मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बताया गया कि राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक भी मौजूद थे और PTI के साथ इंगेज करने के हवाले से ये कोशिश थी। अच्छा, मोहसिन नकवी जो हैं वो ज़ाहिर है इस वक्त डूअर वही हैं, जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो सारी मोहसिन नकवी साहब करें। 2022 में तरीक़त एतमाद से लेके अब तक जो ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं ना सारे निज़ाम को, वो मोहसिन नकवी हैं। वही राब्ते करते हैं, उनको उन्होंने इंगेज किया, पीपल्स पार्टी को उन्होंने इंगेज किया। बल्कि यहाँ तक कुछ साफियों ने यह दावा किया कि जो फील्ड मार्शल हैं अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उनकी आर्मी चीफ की बतौर आर्मी चीफ तैनाती के अंदर भी मोहसिन नकवी का ही किरदार था। और इससे पहले जो अली अमीन गंडापुर थे खैबर पख्तूनख्वा में, उनके साथ भी मोहसिन नकवी के बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे और वो हर तरह से इंगेज थे और चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। अब नए वज़ीर आला के आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा का हद तक जो मामला है वो वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि इस वक्त जो हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है और उसके जो मरकज़ी किरदार हैं मोहसिन नकवी साहब, वो उनका हुकूमत के अंदर कोई उस तरह से राब्ता नहीं है। तो जुनैद अकबर के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, ये वो थोड़ा सा यानी उनको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि PTI को इंगेज किया जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ज़ाहिर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं जुनैद अकबर, तो एक मकसद उनका ये है कि उनको इंगेज किया जाए। और अगर PTI के अंदर कोई इस तरह के इख्तलाफात जो कि हैं भी बहुत सारी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कुछ अर्सा पहले एक्टिव हुए थे, इस्लामाबाद आए थे, उन्होंने वहाँ यहाँ मुलाकातें भी की थी। उनको ये कहा गया कि शायद वो अगर एक्टिव होते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई रास्ता दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन अब ये जो मुलाकात है ये अहमियत के हामिल है कि ये उस सूरत में इंगेजमेंट की जा सकती है PTI के साथ कि अगर जिस तरह से दूसरी साइड से चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका मामला है। इसकी मज़ीद तफसीलात आ ही जाएंगी ज़ाहिर सामने, तो वो आपके सामने रखेंगे। थोड़ी बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो तिरा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन का मामला है। और जब ये ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हुई और लोगों को वहाँ से नकल मकानी पर मजबूर किया गया, तो तकरीबन 4-5 रोज़ तक जितने भी IDPs थे वो रास्ते में फंसे रहे। और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसके अंदर लोगों की बहुत ही तजलील हुई, लोग बहुत ही परेशान हुए।
और उसके बाद ज़ाहिर है वो वफाकी इदारे नादरा हों, ये दीगर जो इदारे हों, वो उसमें उनकी कोशिश ये थी कि जानबूझ के वहाँ पे ताख़ीर की जाए ताकि लोगों को मुश्किलात हों और लोग सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने सेंटिमेंट्स का इजहार करें। लेकिन सुहेल आफरीदी वहाँ पे पहुँचे, ख़ुद बाय रोड वो गए, वहाँ लोगों से मिले, गाड़ियों में ख़ुद जाके उन्होंने एक एक शख्स से मिले, उनके मसाइल सुने, और फिर जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उसके अगले 1 घंटे तक वो जो सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, जो काफ़ी दिनों से गाड़ियाँ फंसी हुई थी, वो क्लियर करवा दी गई। और उसके बाद यानी वो जो लोग IDPs थे जिनकी मुश्किलात में कमी तो हुई, उसके बाद एक बार फिर वो आज तहसील बाड़ा में गए, वहाँ पे जो IDPs का कैंप था, उनके जो मसाइल थे वो उन्होंने सुने, जो इंतज़ामिया की तरफ से ताख़ीर थी उस हवाले से उन्होंने अहकामात दिए। और अब वो मुसलसल देखें ऑपरेशन के ख़िलाफ़ वो हैं, उनका एक स्टांस है, वो कहते हैं कि उनके जो लीडर हैं वो 2004 से ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस की मुखालफत करते आ रहे हैं, तो हम इसकी हिमायत तो नहीं कर सकते और ना इसको फिजिकली रोक सकते हैं। ये वफाकी हुकूमत ज़ोर ज़बरदस्ती, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो बंदूक के ज़ोर पे उन्होंने ये फैसला किया है, तो हम तो वापस बंदूक नहीं उठा सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो लोग इससे मुतासरीन हैं उनको हम बेहतरीन सहूलियात दे सकते हैं। 4 अरब रुपये उन्होंने उसके लिए जारी किए हैं, लोगों को मुआवज़ों की अदायगी के साथ साथ बाकी जो दीगर मुश्किलात हैं वो उनके साथ खड़े हैं। एक जो मकसद था, कुछ लोग ये कहते थे कि जब ये ऑपरेशन होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के तो मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सूरत हाल जो है अमन अमान की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर दहशत गर्दों का कब्जा है, रियासत की रेट नहीं है, लेकिन इंतखाब किया गया सिर्फ वज़ीर आला के इलाके का कि वहाँ पर ऑपरेशन हो, और उसमें तवक्को ये थी कि वहाँ लोग ज़ाहिर से जो मुतासिर होंगे वो सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ होंगे, उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सुहेल आफरीदी ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है, रिस्पॉन्ड किया है, हम ये देख रहे हैं कि वो जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं उनकी गाड़ियों के ऊपर PTI के झंडे हैं, और उनको जो तकलीफ़ थी भी वो अब वज़ीर आला की ख़ुद वहाँ मौजूदगी और दूसरी दफ़ा वो वहाँ पे जा चुके हैं, और इम्कान ये कि मुसलसल वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पे जाएंगे, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपना दफ्तर ही वहाँ पे उन IDPs कैंप के अंदर कायम कर लेंगे और वहीं से वो सारी मीटिंग्स करेंगे और उन लोगों का वो भरपूर ख्याल रखेंगे। तो वो जो कोशिश थी कि उन लोगों के जो जज्बात हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उनको सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, वो कोशिश नाकाम हो चुकी है। और उस वक्त वहाँ पर लोगों के अंदर इत्मीनान ये ज़रूर आया है कि वज़ीर आला ख़ुद हमारे दरमियान मौजूद है और हमारे मसाइल को सुन रहा है, हल कर रहा है। तो ये इस चीज़ को उन्होंने अच्छे तरीके से काउंटर कर लिया है। तो एक तो ये मामला है। अच्छा, जैसे मैंने आपको ये बताया था आलू वाला मामला, कि आलू के जो काश्तकार हैं जिस तरह से उनको मुश्किलात का सामना है, तो उसके हवाले से मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊं कि इस वक्त आलू के जो काश्तकार हैं उनकी जो मुश्किलात हैं, वो जो फ़िज़ान अशरफ साहब ने डेटा कलेक्ट किया उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि जी इससे पहले यानी जो पिछले एतवार हैं उसके अंदर वो एक जो एकड़ है आलू की जो फसल की एक एकड़ पर जो फसल काश्त होती है उसमें तकरीबन वो 2.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा भी उसको यानी बेचते रहे। लेकिन इस वक्त जो है आलू की जो मार्केट में प्राइस है 1 एकड़ की वो उनको 75,000 से 1 लाख रुपए में मिल रही है, और उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो 1 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए तक आती है। बजाय इसके कि उनको फ़ायदा हो, उनको अपनी जो कॉस्ट है उसके मुताबिक भी मुआवजा नहीं मिलता। और वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त 28 से 30 लाख रुपए जो सालाना ज़रूरत है पाकिस्तान की, और 2024 और 25 में 80 से 85 लाख टन जो है वो पैदावार हुई थी आलू की। यानी ऊपर जो पैदावार हुई थी वो पाकिस्तान ज़ाहिर है वो उसको एक्सपोर्ट करता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, लेकिन अब बॉर्डर बंद है और बॉर्डर बंद होने की वजह से वो एक्सपोर्ट्स रुकी हुई हैं, और वो जो इजाफी आलू है वो या तो पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा या फिर उसकी कोई वर्थ नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी, और काश्तकार को उस जितना उसने खर्चा किया है उसके मुताबिक उसको मिलेंगे नहीं पैसे। तो ये इस वक्त सूरत हाल जो है वो आलू के काश्तकारों की है। और दूसरी तरफ जो गंदम के काश्तकार हैं या दीगर जो सब्जियां काश्त करने वाले लोग हैं उनके हालात भी आपके सामने ही है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान के आम आदमी की, जो किसान है जो ज़राअत से वाबस्ता है और जो अपनी ज़मीन के ऊपर फसल काश्त करके कई महीनों की मेहनत करता है, उसको पानी लगाता है और आखिर में उसको जितने पैसे वो लगाता है वो भी नहीं मिलते। तो ये सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त के हालात की। और जो कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ऊंची उड़ान भर रहा है, वो ऊंची उड़ान ये है जो लोगों की नज़र में है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।